हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कांस्टेंट स्टडी क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था फसल के बारे में, फसल के प्रकारों के बारे में, और उसके बाद में हमने आधारित फसल पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। आधारित फसल पद्धतियों में हमने सबसे पहले मिट्टी तैयार करने के बारे में पढ़ा था कि मिट्टी तैयार की जाती है, वो क्यों की जाती है, इसे किस प्रकार किया जाता है, या जुताई का जो कार्य होता है वो कौन कौन से औजारों के द्वारा किया जाता है। तो ये हम चित्रों के माध्यम से पहले समझ चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो बुआई होती है वो किस प्रकार की जाती है, बीजों का चयन कैसे किया जाता है, किसान कौन से बीजों को प्राथमिकता देता है, साथ ही बुआई के लिए कौन कौन से औजारों की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो चैनल पर क्लास 8 साइंस के नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी हो। अब हम आगे देखते हैं कि खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना यानी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद और उर्वरक मिट्टी को क्यों दिए जाते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फसल को आवश्यक खनिज पदार्थों की पूर्ति के लिए मिट्टी में मिलाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहा जाता है। यानी जो फसल होती है उसमें खनिज पदार्थों की पूर्ति के लिए मिट्टी में जिन पदार्थों को मिलाया जाता है उन पदार्थों को खाद और उर्वरक कहा जाता है। खाद एवं उर्वरक मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने का कार्य करते हैं। यानी जो मिट्टी होती है उसमें पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें खाद और उर्वरकों को डाला जाता है। उसके बाद जैविक खाद का निर्माण, यानी जैविक खाद का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, किसान जो होता है वो जैविक खाद को कैसे बनाता है। तो इसके लिए किसान जो है जैविक पदार्थों का उपयोग करता है। जैविक पदार्थों जैसे पौधों और जंतु अपशिष्ट, गोबर आदि को एक गड्ढे में डालता है और उस गड्ढे को खुला छोड़ देता है, जिसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करते हैं। यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हमने उस गड्ढे में डाले हैं उन पदार्थों का सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं, उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसे जैविक खाद में परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जो वर्मी कंपोस्ट खाद होती है उसे केंचुए द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा निर्मित एक प्रकार की जैविक खाद है। आगे देखते हैं फसल चक्रण। फसल चक्रण में क्या होता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल को एकांतर क्रम में उगाना ही फसल चक्रण कहलाता है। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। यानी किसान जो है लगातार एक ही प्रकार की फसल को नहीं बोता, फसल को बदल बदल कर एकांतर क्रम में उगाता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जब होता है तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार पोषक पदार्थों की मिट्टी में पूर्ति किसान करता है। आगे मिट्टी में एक प्रश्न है, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसल उगाता है। किसान जो होता है मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए कौन सी फसल उगाता है। तो जो किसान होता है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए फलीदार, यानी जिन पौधों के फलियां लगती है उन पौधों को उगाता है। इन्हें दलहनी फसलें भी कहते हैं। पौधों को उगाता है जिनकी जड़ों में ग्रंथिका, यानी जिनकी जड़ों के अंदर गांठें होती है और उन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। यानी ऐसी फसल उगाता है, फलीदार फसल उगाता है जिसकी जड़ों की गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और यही राइजोबियम जो जीवाणु है वातावरणीय गैस होती है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। यानी राइजोबियम जो जीवाणु है वो मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। आगे देखते हैं उर्वरकों के बारे में। उर्वरक क्या होते हैं, ये उर्वरक जो होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन रासायनिक पदार्थों के अंदर फसल के लिए आवश्यक विशेष पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। यानी उर्वरक जो हैं वो फैक्ट्रियों में निर्मित होते हैं
उदाहरण के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये सभी उर्वरक फैक्ट्रियों में निर्मित किए जाते हैं। तो इनके आप उदाहरण देख सकते हैं। आप कई बार पूछा जाता है कि उर्वरकों के उदाहरण बताइए या निम्न में से उर्वरक है, तो उनमें उदाहरण दिए हुए होते हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। किसान खेत में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कभी-कभी 2 फसलों के बीच खेत को बिना फसल के खाली छोड़ देता है। यानी फसल को बिना यहाँ बीच फसल उगाता है, बीच में जो है किसान फसल बिना उगाए खेत को खाली छोड़ देता है। फिर दोबारा वो फसल उगाता है, यानी कुछ समय के लिए बीच में किसान खेत को खाली छोड़ देता है, जिससे उसमें घास और चारा उग जाता है। वो घास जो होती है उस मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। आगे खाद और उर्वरक में अंतर। खाद और उर्वरक उर्वरक जो होते हैं उन्हें फर्टिलाइजर कहा जाता है। यानी जो उर्वरक पदार्थ होते हैं उन्हें फर्टिलाइजर कहा जाता है और खाद जो होते हैं उन्हें मैन्योर कहा जाता है। अब देखते हैं पहला जो अंतर है वो क्या है। उर्वरक मानव निर्मित लवण है। यानी उर्वरक जो है वो मानव निर्मित लवण है। साथ जो इनके अलावा खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। यानी खाद प्रकृति में निर्मित होता है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष से के विघटन से प्राप्त होता है। यानी खाद जो होता है वो गोबर के और पौधों के अवशेषों से हमें प्राप्त होता है। उर्वरक का निर्माण जो होता है वो फैक्ट्रियों में होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद जो होती है वो खेतों में बनाई जाती है। दूसरा जो अंतर होता है वो यही होता है कि खाद उर्वरक जो होता है वो फैक्ट्रियों में निर्मित होता है और खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है। उसके बाद अगला जो अंतर है वो यह है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। यानी उर्वरक जो होते हैं उनसे मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलती है, जबकि जो खाद होते हैं उनसे मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगला है उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। यानी ये उर्वरक जो पदार्थ होते हैं इनके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसी पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पादप पोषक जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। यानी उर्वरक की तुलना में खाद में पादप पोषकों की कमी होती है। आगे देखते हैं खाद के लाभ। यानी हम जो जैविक खाद काम में लेते हैं उसके क्या लाभ होते हैं या उर्वरकों से ये अच्छा होता है या नहीं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। अब अच्छी क्यों मानी जाती है? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। यानी जो खाद होती है वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और सरंध्र यानी छिद्रों युक्त हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय जो होता है वो सरलता से होता है। यानी पौधे की जो जड़ें होती है गैस विनिमय आसानी से कर पाती है, गैसों का आदान प्रदान आसानी से कर पाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। यानी मिट्टी जब भुरभुरी होगी उन्हें पोषक तत्व मिलेंगे, तो मित्र जो जीवाणु होते हैं किसान के, उन जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ती है और ये जो जीवाणु होते हैं वो किसान के लिए लाभदायक होते हैं। आगे देखते हैं इससे इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो है वो सुधर जाता है। अब देखो उर्वरकों के प्रयोग से खेतों में क्या-क्या नुकसान होते हैं या पर्यावरण में क्या-क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले इसके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यानी जो उर्वरक पदार्थ होते हैं ये रासायनिक होते हैं और इन रासायनिक पदार्थों का जब हम उपयोग खेतों में करते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता यानी उपजाऊ क्षमता जो होती है उसमें कमी आती है। उसके बाद दूसरा जो है उर्वरकों के अधिक उपयोग से जल प्रदूषण बढ़ता है। यानी जब बरसात होती है, खेतों में हमने उर्वरकों का उपयोग किया है तो बरसात के पानी के साथ ये उर्वरक पदार्थ बहकर चले जाते हैं और जलाशयों में इकट्ठा हो जाते हैं। जलाशयों में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए ये उर्वरक पदार्थ हानिकारक होते हैं। यानी जल प्रदूषण का इससे खतरा बढ़ जाता है। इसके अधिक उपयोग से
मिट्टी का पीएच जो है वो बदल जाता है, यानी मिट्टी अधिक अम्लीय हो सकती है अथवा अधिक क्षारीय हो सकती है। आगे उर्वरक के उपयोग से किसान को गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों में अच्छी उपज मिलती है। यानी उर्वरक जो होते हैं इन फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों के लिए अच्छे माने जाते हैं। आगे हमारा जो अगला बिंदु आता है वो आता है सिंचाई। हमने सबसे पहले पढ़ा था मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करने के बाद में हमने बुआई पढ़ा और बुआई के बाद में हमने खाद और उर्वरक देने के बारे में पढ़ा। अब हमारा बिंदु जो आता है वो आता है सिंचाई। सिंचाई को कहते हैं इरिगेशन। सिंचाई में क्या होता है, निश्चित समय अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी एक फसल जो होती है उसे पानी की आवश्यकता होती है और पानी उसे समय समय पर देना जरूरी होता है। निश्चित समय अंतराल के जल देना ही सिंचाई कहलाता है। आगे पौधे जो होते हैं उनमें लगभग 90% जल होता है। पौधों की वृद्धि एवं उनके परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, यानी पौधे की जो जड़ें होती है वो जल का अवशोषण करती है और यही जो जल है यही जो जल है उस जल के अंदर ही पोषक तत्व घुलकर जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। यानी खनिज पदार्थ जो होते हैं और उर्वरक जो होते हैं उनका जल के अंदर घुलकर ही जड़ों के द्वारा अवशोषण किया जाता है। जल फसल की पाले और गर्म हवा से, यानी जो पाला गिरता है सर्दियों में उससे और गर्म हवा से जल फसल की रक्षा करता है। स्वस्थ जो फसल वृद्धि होती है उसके लिए जल मिट्टी में नमी को बनाए रखता है। इसके स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए भी जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं जल के सिंचाई के स्रोतों के बारे में हम जानते हैं। सिंचाई के स्रोत कुएं, बावड़ी, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि ये हमारे सिंचाई के स्रोत हो जाते हैं। आगे सिंचाई के पारंपरिक विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं, पारंपरिक तरीकों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है मोट या घिरनी, उसके बाद दूसरा होता है चेन पंप और तीसरा ढेकली, चौथा रहट। तो इन चारों के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहला है मोट मोट या घिरनी। मोट या घिरनी में क्या होता है, इस पारंपरिक तरीके में जल स्रोत कुएं, बावड़ी पर लकड़ी की मदद से घिरनी लगी हुई होती है। यहाँ पर आपको किसान दिखाई दे रहा होगा और कुएं के ऊपर यहाँ एक गोल घिरनी लकड़ियों की सहायता से लगी हुई नजर आ रही होगी। घिरनी की सहायता से रस्सी के बंधे पात्र को खींचना आसान होता है। यानी जो गोल घिरनी होती है उस घिरनी की सहायता से रस्सी को खींचना आसान हो जाता है। इसलिए सिंचाई का यह पारंपरिक तरीका सस्ता है परंतु कम दक्ष है, कम उपयोग में लिया जाता है। इसमें समय और श्रम यानी मेहनत जो होती है दोनों अधिक लगती है। अधिक समय लगता है किसान को और अधिक ही मेहनत लगती है। आगे दूसरा जो हमारा है वो है चेन पंप। अब चेन पंप में क्या होता है देखते हैं। इस पारंपरिक तरीके में जल स्रोत में चेन के एक पात्र लगा हुआ होता है जिसे पंप की सहायता से लगातार घुमाया जाता है। यानी यहाँ पर एक चेन लगी हुई होती है और उस चेन के यहाँ पर एक पात्र बंधा हुआ होता है और इस पात्र को पंप की सहायता से घुमाया जाता है ताकि चेन के लगा पात्र जल स्रोत में जाने पर पानी से भरकर बाहर निकलता है और ऊपर आकर उलट जाता है। इस तरीके से भी समय अधिक लगता है और श्रम भी अधिक लगती है। पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी जो पंप होता है उसको चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत अथवा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।